अदालत में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का आज इस बदले हुए समय पर वक्त से आ जाने के लिए। जो लोग सीधे तौर पर अदालत में जुड़े हैं उनका नमन, और जो लोग इक्विटी रश के फेसबुक पेज के माध्यम से अदालत की कार्रवाई का प्रसारण देख रहे हैं आप सबको नमस्कार। और जो लोग बाद में इत्मीनान से अदालत की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग देखेंगे आप सबका भी इस्तकबाल। धन्यवाद समय देने के लिए। लग चुकी है अदालत। आज की अदालत एक नहीं कई मायनों में बहुत विशेष है। कई सारी बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करेंगे। और हमने देखा है कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो यूएस में बड़ी गिरावट आ रही है, शुक्रवार को जो बड़ा फॉल आया है, इसके मायने क्या है इसको समझेंगे। तो बाजार को गहराई में समझने के लिए अदालत में हर सप्ताह आना जरूरी है और आप सभी लोग अदालत में वक्त से आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग संदेश भेज रहे हैं। हमारे नॉट टेकिंग रिस्क इज रिस्की, बहुत इंटरेस्टिंग आपका हैंडल है और इसीलिए आपका एक कमेंट मैंने सामने रखा। तो बहुत इंटरेस्टिंग हैंडल है, नॉट टेकिंग रिस्क इज रिस्की। अरे वाह। अच्छा, इसके अलावा एक हमारे नूरेन अहमद साहब हैं, उनका संदेश भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो लिख रहे हैं कि सर आपकी टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। धन्यवाद आपका नूरेन जी, मुझे भी काफी अच्छी लग रही है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको शायद उतनी अच्छी नहीं लग रही है। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और बाकी तमाम लोग जुड़ गए हैं तो काम हमारे सामने बहुत है, वक्त है कम। क्या निफ्टी 22,000 आ जाएगा, ये सवाल है जिग्नेश जाला जी का, बड़ा अहम सवाल है। और जिस तरह का बाजार का वातावरण चल रहा है, हल्की सी गिरावट आई नहीं कि लोगों में 22,000 का डर समाने लगता है। थोड़ी सी तेजी बनी तो लगता है कि 27,000 भी मुट्ठी में है। तो यही बाजार है जहां पर कि एक पल में तोला, पल में मासा, यानी कि एक ही पल में विचार और विश्वास भावनाएं सब बदल जाती हैं। तो हम इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि अभी सोचना क्या है, कैसे बाजार को देखना है, क्या संभव है, क्या संभव नहीं दिखता है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। पीयूष जी ने एक सवाल दाग दिया है, उनका सवाल है कि नेस्डेक का चार्ट देखिए और एक साल के लिए क्या लक्ष्य बन सकता है, इस पर विचार कीजिए। तो नेस्डेक का चार्ट जरूर से देखेंगे पीयूष जी, कुछ मिनटों का समय दीजिए। सबसे पहले कुछ औपचारिकताएं हैं जिनको निभाना बहुत महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं तो अब हम तैयार हैं बाजार के बारे में चर्चा करने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं। लोगों के मन में कई सारे सवाल कौन रहे हैं, सवालों के जवाब मिलेंगे आज की अदालत में। कई सारे इंटरेस्टिंग चार्ट्स देखेंगे और कुछ विशेष जानकारी भी आज आपको अदालत में देनी है। तो बिना समय गंवाए आइए सीधे चार्ट्स का रुख करते हैं। तो लीजिए आपके सामने पेश है निफ्टी का चार्ट और ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। हर सप्ताह हम वीकली चार्ट देखते हैं, ये है वीकली। अभी इस चार्ट को देखकर कोई खास खटका नहीं होता है और उसकी वजह यह है कि अभी जो फॉल आया यूएस में वो फ्राइडे को हुआ और इंडिया में हमने गिरावट जरूर आते हुए देखी, लेकिन उस तरह की गिरावट नहीं आई है। तो कुल मिलाकर चीजें सामान्य हैं, नियंत्रण में है। निफ्टी में ट्रेंड पॉजिटिव है और लगातार यह ट्रेंड चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ इस चार्ट को देखकर आपको कोई अनुमान नहीं होगा कि दुनिया भर में कोई संकट चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, कोई वैश्विक संकट है या जो खाड़ी से संकेत आ रहे हैं उसकी भी चिंता आपको अभी तक इस चार्ट पर प्रतिफलित नहीं दिखती है। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक चल रही हैं। ये आपके सामने निफ्टी का ट्रेंड है और हम देख रहे हैं कि 25,000 जो कि एक बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर है, बिल्कुल उसके दहलीज तक निफ्टी आया। और हम चर्चा भी इसकी पहले कर चुके हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर कॉल राइटिंग हो रखी है। तो 25,000 की कॉल की जो स्ट्राइक है वो बहुत एक्टिव स्ट्राइक है और उस पर बड़ा जमावड़ा है। तो 25,000 का स्तर जो है ये ऑप्शंस के लिहाज से भी निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है, मनोवैज्ञानिक स्तर भी है, फिबोनाची के दृष्टिकोण से भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो 25,000 इज द लेवल टू वॉच आउट फॉर। ओवरऑल ट्रेंड पर किसी तरह की कोई हानि अभी तक नहीं हुई है, ट्रेंड ज्यों का त्यों बना हुआ है और निफ्टी नए कीर्तिमान अभी भी बना सकता है, ट्रेंड में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। तो ये जो इस सप्ताह की हल्की फुल्की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, आधे फीसदी की गिरावट निफ्टी में दिखी, इसका कोई खास इंटरप्रिटेशन नहीं है। जो स्थिति पिछले सप्ताह थी लगभग वही स्थिति इस सप्ताह भी बनी हुई। तो ये निफ्टी का ट्रेंड है जहां पर हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं और लगातार ताकत देख रहे हैं। तो बाजार में किसी तरह का बदलाव अभी तक चार्ट्स पर नजर नहीं आता है अगर 25,000 निफ्टी को आप देखते हैं। अब आइए निफ्टी के बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि लगातार कमतर प्रदर्शन निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी से आया है। तो निफ्टी की चर्चा हम लगातार करते आए, निफ्टी की स्ट्रेंथ की हमने बात की कि किस तरह निफ्टी लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, तेजी दिखा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी की तुलना में लड़खड़ा रहा है, ये हमें देखने को मिला। और बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी, ये हमें देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि 52,000 के लेवल्स के ऊपर टिक पाने में बैंक निफ्टी अभी तक विफल रहा है। लेकिन यदि ओवरऑल ट्रेंड देखें, और एक टेक्निक है जिसको हम ट्रेंड लाइन एनालिसिस कहते हैं, तो मान लीजिए अगर आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन डालने का प्रयास करते हैं, ये ट्रेंड लाइन डालने का प्रयास करें, इस पॉइंट से शुरू करें और इस तरह से एक रेखा डालें, तो आप देखते हैं कि ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, ट्रेंड लाइन जो है वो इंटैक्ट है, अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और करेक्शन की भी गुंजाइश दिखती है, अगर थोड़ा बहुत और भी बैंक निफ्टी इन स्तरों से नीचे आ जाता है जिसकी पूरी संभावना बनती दिख रही है, तो भी उससे जो अंडरलाइंग ट्रेंड है जो कि पिछले 2 सालों से चल रहा है, 2022 से चल रहा है, उस ट्रेंड पर अभी कोई तुरंत खतरा, कोई जोखिम आते हुए नहीं दिख रहा है। तो वीकली चार्ट के लिहाज से देखें तो बैंक निफ्टी इज इन एन अप ट्रेंड,
इट इज बाउंड फॉर करेक्शन, करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए कहाँ है, आइए चार्ट्स पर देख लेते हैं। बड़ा सपोर्ट इन लेवल्स के आसपास है, ये लगभग 49,000 के लेवल्स हैं। यहाँ पर बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर चीजें देखें तो सिक्योर है, स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी ज्यादा मजबूत है, बैंक निफ्टी मुकाबले में कम मजबूत है, लेकिन ट्रेंड जो का त्यों बना हुआ है। भाई आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी के बाद बात करते हैं यूएस मार्केट्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो भी फिलहाल है दैट इज नेस्डैक, और ये आपके सामने नेस्डैक का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। नेस्डैक जो है वो सारी इस गिरावट का केंद्र अगर आप ढूंढने जाएं तो वो नेस्डैक है। नेस्डैक में हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी, 12,500 से घट करके नेस्डैक सीधा 16,700 तक आया। यानी जो पूरा अभी जो फॉल आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, इसका मरकज है वो ये नेस्डैक है। और नेस्डैक पे कुछ परिणाम अच्छे नहीं आए। जो मैग्निफिसेंट 7, 5 या 7 ऐसी टॉप कंपनीज हैं, उनके परिणाम अपेक्षाकृत नहीं होने की वजह से पिछले 3 सप्ताह से डाउनवर्ड प्रेशर नेस्डैक पे बना हुआ है। और जिस प्रकार की तेजी बनी थी उससे अनुपात देख करके लोग काफी भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, नेस्डैक को देखकर चिंतामय हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसको पर्सपेक्टिव में देखें तो इतने बड़े अपट्रेंड के बाद इस तरह का करेक्शन आना स्वाभाविक है, और ये कई बार पहले होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये फिबोनाची प्लेस करें इस तेजी पर, तो जो तेजी यहाँ से यहाँ तक बनी थी, अगर हम इस पर फिबोनाची इस तरह डालते हैं तो आप देखते हैं कि जो पहला फिबोनाची लेवल है वो लगभग 23.6% का स्तर है, और वो स्तर बनता है 16,500 के इर्द गिर्द। यानी एक मेजर सपोर्ट एरिया है फॉर नेस्डैक, 23% का स्तर है ये, और ये फिबोनाची का लेवल है। लगभग 19 स्तरों तक नेस्डैक आ चुका है। तो कुल मिलाकर तस्वीर देखें तो नेस्डैक हैज ऑलरेडी कम डाउन एंड इज नाउ ट्रेडिंग एट अ मेजर सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट के करीब नेस्डैक ट्रेड कर रहा है। 3 सप्ताह की गिरावट पूरी हो गई। इस सप्ताह भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट आई, यानी इस सप्ताह 3-3.5% नेस्डैक गिरा। तो ग्लोबल मार्केट्स का फॉल ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुआ है, नेस्डैक में 3 सप्ताह पुराना है और सपोर्ट के करीब नेस्डैक ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर चीजें देखें तो जितना खराब लगता है शायद उतना खराब नहीं है, क्योंकि मेजर सपोर्ट के करीब अब गिरावट के बाद नेस्डैक आ गया। किसी ने पूछा था कि नेस्डैक के स्टार्ट पर 1 साल में क्या हो सकता है, तो देखिए ट्रेंड पर अभी तक कोई क्षति नहीं पहुंची है, क्योंकि हायर बॉटम्स बन रहे हैं नेस्डैक के स्टार्ट पर। हायर बॉटम्स दिखाई पड़ते हैं, 5 है इनफैक्ट। एक बॉटम दिसंबर 22 में बना, फिर एक बॉटम मार्च 23 में बना, एक बॉटम नवंबर 23 में बना, फिर एक बॉटम अप्रैल 24 में, एक बॉटम अभी निर्माणाधीन है। इन 4-5 बॉटम्स को आप देखें तो सारे बॉटम पिछले बॉटम की तुलना में ऊंचे बने, यानी जो ट्रेंड है नेस्डैक का वो लगातार पॉजिटिव बना हुआ। तो ट्रेंड इज पॉजिटिव, ऑल्दो देयर हैज बीन अ करेक्शन, बट ओवरऑल डायरेक्शन रिमेन्स पॉजिटिव। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता की वजह नहीं है, नेस्डैक का ट्रेंड इज पॉजिटिव। तो ये बाजार का स्थिति है, बड़े सपोर्ट के करीब नेस्डैक ट्रेड कर रहा है। और जो चिंता है वो ये है कि यहाँ से अगर और फॉल डेवलप होता है और मेजर फिबोनाची लेवल्स टूट जाते हैं। देखिए 2 फिबोनाची लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, एक 16,500 और उसके बाद फिर 15,500, जो कि 38.2% का फिबोनाची स्तर है। तो ये 2 लेवल्स अपने ध्यान में रखें। और पहला लेवल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट है। तो ये जो लेवल है 16,500, ये लेवल आसानी से टूटना नहीं चाहिए, ये उम्मीद आपको रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है नेस्डैक की, ट्रेंड पॉजिटिव है और हम देख रहे हैं करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। नेस्डैक से सीधे चलते हैं डाउ जोन्स, और डाउ जोन्स के चार्ट को अगर आप देखते हैं, दिस इज डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स के चार्ट को देखें तो आप देखते हैं कि लगातार अपट्रेंड चल रहा है, हायर बॉटम बन रहे हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था डाउ जोन्स के चार्ट पर। इस सप्ताह बड़ा करेक्शन हुआ, और ये जो करेक्शन है इसी की वजह से 2% का करेक्शन हुआ, और इस करेक्शन ने पूरी तस्वीर को बदल दिया। तो हमने देखा कि जो कमेंट्री आई फेड की, जिस तरह की स्थिति है, प्लस ग्लोबल स्ट्रेस शुरू हो गया है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज सामने आ गए, इन सब चीजों को अगर आप टोटलिटी में देखते हैं तो उसका नतीजा क्या है कि 2% का फॉल डाउ जोन्स में आता हुआ दिख रहा है। डाउ जोन्स की स्थिति भी नेस्डैक से मिलती जुलती है, हालांकि यहाँ पर करेक्शन का ये पहला सप्ताह है, लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो यहाँ पर भी ट्रेंड पर किसी प्रकार की कोई अभी तक कोई चिंता नहीं है। ट्रेंड अभी भी हायर बॉटम का है, यानी कि जो पिछला बॉटम बना था डाउ जोन्स पर, ये बॉटम कहां बना था ये देखते हैं, ये 38,500 पर बना था, अभी 39,700 पर डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है, यानी पिछले बॉटम से काफी ऊंचे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल अगर आप देखिए तो डाउ जोन्स में भी हायर बॉटम की श्रृंखला बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो हमने डाउ जोन्स दोनों चार्ट्स पर करेक्शन तो है, लेकिन सपोर्ट्स और जो हायर बॉटम, जो पिछला बॉटम है, उसकी तुलना में ऊपर ही इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं। करेक्शन लाजमी भी था, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी आई थी तो करेक्शन आना स्वाभाविक है, ये बाजार की धारा है, स्वरूप है, प्रकार है, प्रकृति है। तो बाजार गिरेगा तो करेक्शन आएगा, और ये करेक्शन जो है ये आता हुआ डाउ जोन्स के चार्ट पर दिख रहा है। तो हमने नेस्डैक देखा, हमने डाउ जोन्स देखा, दोनों में करेक्शन दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया विक्स की, जहां पर हमने देखा है कि उछाल आया इस सप्ताह। हालांकि जितना बड़ा उछाल यूएस में विक्स पर आया है, उस तरह का उछाल इंडिया में विक्स पर नहीं आया। हमारे यहाँ विक्स बड़ी है, लगभग 16% का जंप विक्स में आता हुआ दिखा। ये ग्लोबल टेंशंस और मार्केट की गिरावट, अनसर्टेनिटी और चार्ट पर सपोर्ट के चलते हुआ। तो हम देख रहे हैं कि 12-12.15 के आसपास एक सपोर्ट था
इंडिया विक्स में, वहीं से बाउंस आता हुआ दिखा और एक जंप आता हुआ दिख रहा है। ये कुल मिलाकर के स्थिति है इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स में उछाल, ग्लोबल मार्केट्स में स्ट्रेसेस, इंडियन मार्केट के ट्रेंड्स आर इंटैक्ट। ये आपको ओवरऑल समझ आता है इस चार्ट को देखकर। तो वॉलेटिलिटी रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, इसके कितने मायने हैं ये आने वाले वक्त में हमें समझ आएगा। लेकिन अगर आप निफ्टी के चार्ट पर एक बार दोबारा लौट जाएं, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, तो आप देखते हैं कि अभी तक इस चार्ट को देखकर कोई बड़ा चेंज आने वाला है इसका कोई संकेत नहीं है। तो आप कहानियां, अटकलें, अफवाहें सब सुनते रहेंगे, लोग आपको कहते रहेंगे, लेकिन हमें विश्वास चार्ट पर करना है, चार्ट के आधार पर ही निर्णय करना चाहिए। कोई भी बदलाव आएगा तो उसका आपको संकेत चार्ट पर दिखता है, और चार्ट पर अगर संकेत दिखेगा तो उसके मुताबिक हम एक्शन लेंगे। लेकिन कोई भी चीज प्रीएम्प्ट नहीं करनी चाहिए, और कभी भी केवल अजम्पशंस और अफवाहों पर काम नहीं करना चाहिए। जो भी निर्णय आप लें वो कहें कि सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, यानी कि उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए। तो तर्क ढूंढिए और उसके बाद ही निर्णय कीजिए। तो ये हमारे सामने चार्ट्स हैं, और हमने चार्ट्स देखे फॉर दी ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स, तमाम चार्ट्स हम देख रहे हैं। और अभी हम जो चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का है। अब एक दफे जल्दी से स्मॉल कैप निफ्टी का चार्ट देखते हैं, जहां पर करेक्शन ज्यादा गहरा है, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस प्रकार की स्थिति है, यहाँ पर हमें इस सप्ताह कोई मामूली सी गिरावट देखने को मिली। तो अगर आप इसकी तुलना निफ्टी से करते हैं तो दिस इज आउट परफॉर्मिंग इवन द निफ्टी, जो कि बहुत रेयर चीज है। आमतौर पर तो सबसे तेज और सबसे ज्यादा बीटा स्मॉल कैप मिड कैप का होता है, और वो ज्यादा तेजी से घटते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि जहां सबसे ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली, निफ्टी में मुकाबले में कम, और स्मॉल कैप निफ्टी में तो अभी तक गिरावट शुरू नहीं हुई है। तो यहाँ पर कौन सा लेवल वॉच करना है? सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ट पर स्तर है वो ये होना चाहिए। आइए चार्ट पर लेवल मार्क कर दें। तो चार्ट के हिसाब से जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो 17,150 का है। इस लेवल को तरजीह दीजिए, ये सबसे क्रिटिकल चार्ट लेवल है 17,150। ये लेवल टूटता है तब आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई चेंज आता हुआ दिखेगा, अन्यथा ये लेवल जो का जो होल्ड कर रहा है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स जिस पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। तो कुल मिलाकर स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन काबू में है। तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड इज सिक्योर एंड इट इज विद इन आवर कंट्रोल। तो ये निफ्टी का चार्ट है, स्मॉल कैप निफ्टी का, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की। चलिए, इसके अलावा अनेकों संदेश आप लोगों के आए, और उन संदेशों पर भी मैं आऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल कर रहे हैं कुछ सारे लोग, तो मैं सवालों पर आता हूं। लेकिन उससे पहले ठीक है, एक संदेश पढ़ देता हूं पहले। और ये संदेश गणेश वर्मा जी ने लिखा है। वो ये कह रहे हैं कि टीकेपी 4 में वे थे, और उनका ये कहना है कि गुरुजी नमस्ते, एक रिक्वेस्ट है, ट्रेडिंग का एक जबरदस्त ऑफलाइन क्लास रखिए, बहुत कुछ हमने सीखने को मिलेगा और आपके दर्शन भी मिल जाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव और आदेश है आपका। तो आपका आदेश है तो निश्चित रूप से गणेश जी करेंगे, और इसकी व्यवस्था हम काफी समय से कर रहे हैं। कुछ परेशानियों की वजह से, कुछ व्यवस्थाओं की वजह से, कुछ ट्रैवल प्लान्स ऐसे रहते हैं कि इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन निश्चित रूप से एक अलग से हम सत्र करेंगे। आप सभी को मैं दावत दूंगा, आइए, बैठिए, गप लगाएंगे, बाजार के बारे में चर्चा करेंगे, आगे का पथ क्या प्रदर्शन हो सकता है उसकी चर्चा करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, और जब भी उसकी योजना बनेगी, बहुत जल्द बनेगी, तो उसकी पूरी जानकारी इसी मंच से, यानी कि अदालत से ही आपको मिल जाएगी। तो उसकी पूरा प्लान हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सवाल किया था हमारे गणेश वर्मा जी का सुझाव था कि किया जाए, और इसके अलावा और बहुत से सवाल और संदेश आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारे मोहम्मद साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि सर आपकी आवाज गूंज रही है। आज मैं दूसरे कमरे में बैठा हूं मोहम्मद साहब, तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ी एक्वेस्टिक्स आपको उस तरह की न मिल रही हो, लेकिन काम चला लीजिए, मुद्दे की बात समझ आ जाए, बस काम चल जाता है। इसके बाद और कौन आया है? अच्छा, ढेरों सवाल और जमा है, मैं सवालों पर आता हूँ। हाँ, एक हमारे राहुल जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा याद दिलाया, मेरे ध्यान से निकल गया कि यूएसडी आईएनआर का चार्ट तो हमने देखा ही नहीं। तो लगे हाथों, आइए यूएसडी आईएनआर के चार्ट को भी देख लेते हैं, जिससे कुछ ही समय पहले मैंने चार्ट ऑफ द वीक का भी खिताब दिया था। तो ये हमारे सामने यूएसडी आईएनआर, और आप देखते हैं कि जब कभी बाजार में संकट होता है, पैसे का पलायन होता है, तो सबसे पहली चीज जो बढ़ती है वो डॉलर है, क्योंकि पैसा अगर भारत से बाहर जाना है तो वो डॉलर की शक्ल में जाता है। तो जिनके पास रुपए है, जो बड़ी संस्थाएं हैं, जिनके पास ये विकल्प है कि जैसे ही खतरा महसूस हो पैसा अपने एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट कर लेते हैं, उनके लिए करेंसी रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। हमारे लिए हम कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा पैसा रुपए में रहता है, रुपए डिनोमिनेटेड एसेट्स में रहता है, इसलिए कभी हम ग्लोबल करेंसी प्रेशर्स को उस तरह से महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जो संस्थाएं हैं, उनके सामने चुनौती है कि उनका पैसा अलग अलग करेंसीज में रहता है। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर करेंसी डिवैल्यू हो रही है, यानी कि उसका मूल्य घट रहा है डॉलर के मुकाबले, तो एक करेंसी रिस्क क्रिएट हो जाता है, और उसको भी वो मिटिगेट और हेज करके चलना उनकी मजबूरी होती है। तो उसकी चर्चा चल रही है। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये डॉलर का चार्ट है, और डॉलर के चार्ट में हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा था 2 सप्ताह पहले। जब ये ब्रेकआउट आया था उसी समय से चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैंने तुरंत दिया था। ये बात है 15 जुलाई की।
14 जुलाई को हमने इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया और वहां से हमने देखा कि अपर ट्रेजेक्टरी डॉलर की शुरू हो गई है और डॉलर अब 83.77 रुपए पर चल रहा है। अगर डॉलर की तेजी इसी तरह कायम रही, इसका आपको सीधे सीधे असर, उल्टा असर अपने निफ्टी पर, इक्विटीज पर देखने को मिलता है। कम से कम हिस्टोरिक प्रेसिडेंट यही कहता है कि जब जब डॉलर बढ़ा है तब तब आमतौर पर उसका प्रतिकूल असर निफ्टी पर पड़ता है, क्योंकि पैसा भारत से बाहर जाता है, इक्विटी मार्केट से निकलता है, तभी डॉलर की कीमतें बढ़ती। तो डॉलर का बढ़ना इज नॉट अ गुड न्यूज, लेकिन वो होता हुआ दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि डॉलर में पॉजिटिव ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा है। तो डॉलर स्ट्रांग है, रुपया कमजोर है, ये फिलहाल की परिस्थिति। तो कुल मिलाकर अगर आप इन सम देखें, सारे जितने चार्ट्स अभी तक देखें, अगर उनका सारांश करना, उनका हमें एक फाइनल भाव निकालना हो, तो हमारे हिसाब से स्थिति ये होनी चाहिए कि भाई ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है। कुछ प्रेशर्स ग्लोबली क्रिएट हो रहे हैं, कुछ स्ट्रेस भी देखने को मिल रहा है। अगर तनाव और बढ़ता है, अगर हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स टर्मोइल में आते हैं, तो उसका असर आप भारत पर भी देखेंगे। कोई बाजार अछूता नहीं रह सकता है। अगर दुनिया भर के बाजार गिरते हैं तो किसी मात्रा में हो सकता है हम बाकियों से कम गिरे, लेकिन गिरने की संभावना हमेशा रहती है। तो ऐसे में करना क्या है, इंडिविजुअल चार्ट्स देखें, जिस भी चार्ट पर आपका इंटरेस्ट है उसको देखें, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, भावना विहीन होकर के कीजिए, यानी बिल्कुल तटस्थ होकर के कीजिए। अगर आपको एग्जिट का संकेत चार्ट पर दिख रहा है तो बिल्कुल सोचे विचारे बिना, बिल्कुल पशुपेश में आए बिना आपको एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ निश्चय करना है। एग्जिट आ रहा है, एग्जिट कीजिए, सोचिए मत। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जहन में रखिए और उसके मुताबिक काम कीजिए। तो ये हमारे सामने डॉलर का चार्ट है जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। तो हमने ग्लोबल मार्केट्स की चिंता की, भारत के बाजार देखे, तमाम बाजारों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आइए, ढेरों सवाल जुड़े हुए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। अच्छा, एक सवाल है विक्रांत जी का, वो कह रहे हैं कि सेलर्स जो हैं, ऑप्शन सेलर्स शायद उनका आशय है, थोड़े बेरिश हो गए हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि निफ्टी एक बार 24,500 आ सकता है, क्या ये सपोर्ट है? ये इनका सवाल है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल हमारे, इंतजार करना, धैर्य रखना, उतार चढ़ाव सहना, ये मामूली बात नहीं है। और जो लोग ये करते हैं डेफिनेटली दे डिजर्व अ रिटर्न, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, निवेश करने योग्य आप हैं, इसीलिए निवेश कर पाते हैं, इसीलिए कंपनियां खड़ी होती हैं, इसीलिए व्यापार चलते हैं, इसीलिए इतना बड़ा व्यापार और ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इसके पीछे की ताकत निवेशक है और ये करना बड़ा काम है। और आप इकोनॉमी को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गर्व होना चाहिए हर निवेशक को कि अपने काम पर और जो योगदान दे रहा है उस पर। तो अनफॉर्चुनेटली देखिए हमारे यहाँ क्या है कि शेयर बाजार को, निवेश को उस दृष्टि से लोग देखते नहीं है। हम ये नहीं मानते कि नेशन बिल्डिंग का हिस्सा है, हम ये मानते हैं कि भाई प्रॉफिट केयरिंग है, आप मुनाफा पूरी कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखिए मुनाफा तो जरूरी है, मुनाफे के बिना कुछ नहीं होता है। कंपनियां भी तभी सफल हो पाती हैं जब वो मुनाफा कमाती है, रोजगार भी तभी दे पाती है जब मुनाफा कमाती है। लेकिन जो शेयर बाजार का निवेशक है वो इन कंपनियों को आगे बढ़ने में, इनको इनके लिए धन एकत्र करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं आप सभी लोगों को नमन है, मेरा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये सवाल है कई सारे लोगों का। अच्छा, एक इसके अलावा ठीक है, एक हमारे डोनट साहब का सवाल है, और डोनट साहब हमारे नियमित श्रोता हैं, हर अदालत में उपस्थित होते हैं, और उनका सवाल जरूर लेंगे। सवाल उनका ये है, HAL, अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसमें इनको अच्छा प्रॉफिट आया है। ये कह रहे हैं कि क्या बुक किया जाए इसको, ये सवाल है इनका। भी देखिए, बुक करना, खरीदना, बेचना, ये आपका निर्णय है, इसमें मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। और एक चीज मैं याद दिला दूं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस भी चार्ट की चर्चा हम लोग अदालत में करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरा कोई खरीदने बेचने की राय नहीं रहती है। केवल उस चार्ट को कैसे बेहतर ढंग से आप पढ़ सकते हैं, इन तकनीकी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चार्ट की संरचना क्या बताती है, ऐसे चार्ट आमतौर पर कैसा व्यवहार करते हैं, इन चीजों पर हम लोग अदालत में बात करते हैं। तो निर्णय आपको लेना है, लेकिन हाँ, HAL के चार्ट की विवेचना हम लोग जरूर कर सकते हैं। तो आइए HAL के चार्ट का रुख करते हैं। तो ये आपके सामने HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और इस चार्ट को जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि इस चार्ट पर हमने एक डाउनवर्ड प्रेशर आते हुए देखा। भाई देखिए, जिस प्रकार की तेजी बनी है, इसका कोई, मुझे नहीं लगता कि रिसेंट मेमोरी में कोई उदाहरण बन सकता है। जबरदस्त तेजी HAL में, डिफेंस स्टॉक्स में हमने, और मुझे याद है कि HAL को कभी इतना बड़ा राइज स्टॉक में आएगा इसकी कल्पना बहुत कम लोगों ने की होगी। तो हमने देखा कि लगभग 200-300 रुपए चलने वाला HAL 6,000 तक, 5,500 तक ऊपर गया, और वहां से करेक्शन आकर के अब 4500-4600 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर ट्रेंड पॉजिटिव रहा। हाँ, अब इसको अगर आप लाइन चार्ट पर देखेंगे, तो इसको लाइन चार्ट पर आइए देखते हैं, ये HAL का चार्ट है। तो आपको ये कंसोलिडेशन और ये एक टॉपिंग आउट पैटर्न दिख रहा है, और इसी की वजह से शायद चिंता हो रही है कि क्या करें। सबसे पहले कोई भी चार्ट आपके सामने लाया जाए, कैसा भी चार्ट हो, कितना ही अच्छा उसने इतिहास में प्रदर्शन किया हो, याद रखिए कि इतिहास तो बीत गया, हमें भविष्य की चिंता हमेशा करनी है। दूसरी बात, कोई भी चार्ट आपके सामने लाया जाए उसमें LOC अवश्य मार्क कर लें। LOC मार्क कर लेने से दुविधाएं दूर हो जाती हैं, और आपको पता रहता है कि अच्छा ये लेवल है, ये लेवल पार हुआ तो क्या करना है। तो आपके लिए LOC जो है इस चार्ट पर, वो मैंने 4630 रुपए पर अंकित की। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है फिलहाल,
और ये आपके लिए सबसे क्रिटिकल चार्ट लेवल है। इसके नीचे अगर ट्रेड होने लगता है तो एलओसी भंग हो जाएगी, और ये जो स्ट्रेंथ है चार्ट की उसमें कुछ कमी आते हुए दिख रही है, ये आप मान कर लीजिए। जो चार्ट आप देख रहे हैं, और चार्ट्स को देखने में बिल्कुल भावनाओं को बीच में न लाएं। आपको अच्छा लग रहा है या आपके हिसाब से भविष्य में होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है, ये मान करके चलिए। हमारा जो ज्ञान है, अगर आप देखें कुल मिलाकर जो हम चार्ट्स पर बात करते हैं, स्टॉक्स पर बात करते हैं, चार्ट को हटा दें अगर, या कई बार लोग मुझे कहते हैं सर ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, या इसको ये ठेका मिलने वाला है, या इस कंपनी में तो सर ये होने वाला है। अब उनकी जो जानकारी है दैट इज मोस्टली रिसाइकल्ड इंफॉर्मेशन, जो आपने कहीं से सुना, आपने कहीं पढ़ा, उसी को आप सच मान करके उसी को आप बार बार रिसाइकल करते हैं। देखिए, जब तक ओरिजिनल रिसर्च आपने नहीं की होगी तब तक। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी निर्णय हम लें वो अपने विवेक पर, अपने आधार पर लें, किसी के कहे पर न जाएं। और उसके लिए चार्ट्स सबसे ऑप्टिमम टूल है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी छिपा नहीं सकते, दाम सबके लिए सेम है, चार्ट सबके लिए सेम है। चाहे आप भारत में बैठकर चार्ट देखें या जर्मनी में बैठकर चार्ट देखें, चार्ट वही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता, लेवल्स वही हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं। तो कंप्लीट क्लैरिटी आपको चार्ट्स के जरिए मिलती है, और इसीलिए चार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके मन से सारा स्ट्रेस हट लेते हैं चार्ट्स, क्योंकि देखिए अब आप कितने पशुपेश में हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए उसके पास कोई स्टॉक है, उसको गिरता हुआ देख रहा है दिन रात, तो उसके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे, उसका मन करेगा, वो छटपटाने लगेगा, उसका मन करेगा एग्जिट कर लो, लेकिन फिर हिम्मत नहीं होगी नुकसान लेने की, वो स्वयं को बिल्कुल ट्रैप्ड पाता है, फंसा हुआ पाता है। लेकिन चार्ट्स के आधार पर अगर आप फैसले कर रहे हैं तो आपको पता है कि एग्जिट कौन से स्तर के नीचे करना है, एंट्री कहाँ करनी है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, किस लेवल के टूटने पर कैसे रिएक्ट करना है, तमाम चीजों का आपको जानकारी होती है। तो इसलिए चार्ट्स देखिए और चार्ट के आधार पर निर्णय कीजिए। तो ये चार्ट था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने की, और ये सवाल हमारे डोनट्स जी का था। इसके अलावा अनेकों सवाल और आ रहे हैं। अर्पित डुगर साहब का सवाल है कि ऑल प्राइवेट बैंक्स हैव नॉट रन अप इन द लास्ट 1 to 5 years येट मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई। अच्छा, ये कह रहे हैं कि क्या बाजार में एक बबल बन रहा है, और उस बबल का आधार जो है ये वो पैसा है जो बाजार में नया आ रहा है, उस वजह से क्या एक बबल बनता दिख रहा है, और क्या ये बबल फूटेगा कभी, ये सवाल है अर्पित जी का। भाई देखिए, बबल क्या होता है? बबल तब होता है जब कोई भी चीज बिना किसी वजह के, बिना किसी आधार के बढ़ रही हो, निराधार बढ़त आते हुए दिख रही हो। ऐसा कई बार होता है, यानी कि कोई चीज है जिसका मूल्य मान लीजिए 50 रुपया होना चाहिए, वो 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और उसकी वजह यह है कि वो किसी के पास शेयर नहीं है, पैसा बहुत सा है, और उस वजह से दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि बबल क्रिएट हो रहा है, ऐसे बबल इसको कहा जाता है, जहां पर के स्केर्सिटी इस तरह की हो किसी स्टॉक को लेकर, किसी एसेट को लेकर, उसका जो वैल्यूएशन आपको दिख रहा हो वो अनजस्टिफाइड। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे बाजारों में बड़ी तेजी आई है, विशेष रूप से छोटे मझोले एसएमई स्टॉक्स में अद्भुत, अप्रत्याशित और अभूतपूर्व तेजी आई है, जिसका कोई और आपको इतिहास में शायद कोई दूसरा उदाहरण मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ में दूसरा पक्ष यह है कि जो हमारी छोटी मझोली कंपनियां हैं वो भी ऐसा जबरदस्त काम कर रही हैं जैसा उन्होंने अपने इतिहास में कभी किया ना हो। बहुत शानदार ग्रोथ हमने इन छोटी कंपनियों में देखी है, और ये बड़ा अच्छा काम कर रही है, मेहनत से कर रही है, नए आयाम हासिल कर रही है, नए मार्केट्स में प्रवेश कर रही है, बड़े पैमाने पर बड़े दिग्गजों के साथ मुकाबला कर रही है, और इसी का ये फल है कि आप इन स्टॉक्स में ग्रोथ देख रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? ऑब्जेक्टिव होना। हम किसी में बायस में नहीं पड़ना है, बहुत बढ़ गया है तो गिरेगा, ये पर्याप्त वजह नहीं है गिरने की, या ये स्टॉक्स हमेशा बढ़ते रहेंगे, ये पर्याप्त विचार नहीं है। हमारा विचार ये होना चाहिए कि जो भी आज की स्थिति है हम उसे बेहतर समझ लें, चार्ट्स पर लेवल्स पहले से अंकित रखें, ये लेवल है, क्या होगा भविष्य में इसका अनुमान किसी को नहीं होता है और ना ही जानना है। हमारा काम यह है कि वर्तमान में क्या हो रहा है इसको बेहतर समझें, और इसके लिए जो अनुकूल निर्णय है वो हम समय रहते ले पाए। बस ये हमारी कोशिश, हमारा प्रयास होना चाहिए। और अगर आप इस उद्देश्य से चार्ट देखेंगे तो यू विल गेट लॉट मोर क्लैरिटी। वाह, बहुत बढ़िया। एक हमारे मुकुंद माधव जी हैं, उन्होंने अभी भी एक संदेश डाल दिया है, उनका पढ़ देता हूँ। वो कह रहे हैं कि एनएसए 10 में रहे हैं, टर्टल में रहे, स्मॉल केस में रहे, टीकेपी 7 और 8 में रहे, रॉक्स, टीकेपी 8 रॉक्स, डिफेंस एंड शिपिंग कंपनी पर अपना व्यू दीजिए। मैं भाई दोनों पर बुलिश हूँ मुकुंद जी, मुझे स्पेस बड़ा अच्छा लगता है। बड़े जमाने बाद भारत में एक ताकत आई है। देखिए, डिफेंस कंपनियां आइसोलेशन में बड़ी नहीं बनती। दुनिया की जिन कंपनीज में हमने देखा है कि डिफेंस में बड़ी तेजी बनी है, या जो दुनिया के बड़े डिफेंस प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पीछे एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है, एक टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है, तभी आप रक्षा के क्षेत्र में ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं। तो अगर आपको वर्ल्ड क्लास ये डिफेंस प्रोडक्शन करना है, क्योंकि देखिए डिफेंस प्रोडक्शन कमतर गुणवत्ता का नहीं हो सकता, आप बाकी चीजों में थोड़े क्वालिटी में 19 भी हैं तो चलेगा, लेकिन डिफेंस एक ऐसी चीज है जहां आप क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हमारे सैनिकों के काम आती हैं। तो डिफेंस प्रोडक्शन हैज टू बी ऑप्टिमम, हैज टू बी वर्ल्ड क्लास, और वर्ल्ड क्लास डिफेंस प्रोडक्शन भारत में होने की पूरी संभावना और ताकत है।
कई बार हम अभी तक हम विदेशी आयात पर आश्रित रहे हैं बहुत समय तक, लेकिन ये चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं और एक बड़ा विकास हमने देखा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और ये जो चेंज है ये बहुत समय तक चलता है, ऐसा नहीं कि कोई तात्कालिक चीज है जो कि एक सीजन फ्लेवर ऑफ द सीजन की तरह भी ठीक है अभी डिफेंस की बात हो रही है 2-3 महीने में ये सब बुखार उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। डिफेंस में जो बदलाव आ रहा है ये एक स्थायी स्ट्रक्चरल चेंज है, एक एनवायरमेंट ऐसा बना है, एक जियोपॉलिटिकल एनवायरमेंट ऐसा बना है जहां पर कई देश ऐसे हैं जो भारत से ही डिफेंस का सामान लेने में कंफर्ट महसूस करेंगे। बाकी देशों की तुलना और सप्लायर्स और भी हैं, लेकिन भारत के साथ उनके रिश्ते ऐसे हैं, विश्वास ऐसा है, तो हमारा डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो बड़े पैमाने पर होगा। और कुल मिलाकर चीजें देखें तो दे आर वेरी पॉजिटिव। ये बातें अपनी जगह ठीक है, ये मैक्रो व्यू है, लेकिन हमें जो भी निर्णय करना है वो चार्ट के आधार पर करना है। तो डिफेंस की जितनी लिस्टेड कंपनीज है उसके चार्ट्स देखिए और आप देखेंगे कि किस तरह की प्रगति उन्नति वहां हुई है और आने वाले समय में चार्ट्स क्या बता रहे हैं इसका भी अनुमान आपको होगा। तो अभी हमने एचएल का चार्ट देखा, तमाम चार्ट्स देखिए जहां पर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के में चार्ट्स चल रहे हैं। तो डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। रहा सवाल शिपिंग का, शिपिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स, तो यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि बड़ा ट्रैक्शन मिल रहा है, बड़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। तो डिफेंस और शिपिंग दोनों स्पेस बहुत शानदार दिखाई पड़ रहे हैं। ओके अच्छा, एक हमारे सूर्यवंशी साहब हैं, उनका सवाल है मारुति सुजुकी के चार्ट पर जहां पर बड़ी तेजी बनी, तो आइए झट से मारुति के चार्ट को देख लें। तेजी भी बड़ी आई और फिर गिरावट भी तीव्र आई, तो आइए मारुति के चार्ट को देखें। दिस इज मारुति, और हम मारुति के वीकली चार्ट को देखें तो आप देखें कि ऊपर के लेवल से नीचे आकर के बंद हुआ मारुति, और यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस चार्ट पर बनती हुई नजर आ रही है। ये आपके सामने रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। इंट्राडे ब्रेकआउट हुआ मारुति में, शानदार ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उसके बाद गिरावट आई और ये गिरावट शुक्रवार को आई। डेली चार्ट देखिए एक दफे, ये डेली चार्ट है, हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा और फिर ये ब्रेकआउट फेल होते हुए देखा, और अब ये वापस से उसी रेंज में प्रवेश कर चुका है मारुति जिस रेंज में ये 2024 के मई अप्रैल से यानी कि एक साल से ट्रेड कर रहा था, और ये लेवल पार नहीं हो रहा था। ये लेवल 13,000 का है, 13,000 का लेवल पार भी हुआ, कुछ समय उसके ऊपर भी ट्रेड हुआ, अंततोगत्वा ये 13,000 के नीचे सेटल हुआ। अब इसको वापस से लेवल्स पार करने, कौन सा लेवल पार करना है? 13,100 का स्तर पार करना है। 13,100 पार होगा तब ये जो अभी समस्याएं पैदा हुई हैं 2 दिनों में ये खत्म हो गई, ये आप मान सकते हैं। तो जो लेवल आपको चार्ट पर अंकित करना है वो 13,100 का है मारुति में। तो रेंज में दोबारा प्रवेश करता हुआ मारुति नजर आ रहा है। कुछ लोग ऊपर के लेवल्स पर इस स्टॉक्स में एग्जिट नहीं कर पाए और गिरावट आई। तो कुल मिलाकर स्थिति देखें तो 13,000 के लेवल को तरजीह देना है। तो ये आपके सामने चार्ट है मारुति का। ढेरों बातें हमने की, अनेकों चार्ट्स देखे, लेकिन कुछ बातें और करेंगे। और हमारे साथ आज बात करने के लिए जुड़े हुए हैं अनिर्बान बसाक साहब, जो कि कई बार चर्चा पहले कर चुके हैं। अनिर्बान जी से अपने साथ जोड़ते हैं, अनिर्बान जी को देखते हैं उन तक आवाज पहुंच रही है कि अनिर्बान जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ सर, एकदम क्लियर। अरे वाह, बहुत, तस्वीर भी हमें बिल्कुल क्लियर दिख रही है और आपकी आवाज भी हमको बिल्कुल खनकदार आवाज आपकी सुन रही है। तो अनिर्बान जी कहाँ से हैं आप? बंगाल से हैं? हाँ सर, बंगाल से हूँ सर। और सर इसके पहले भी मैं अदालत में आ चुका हूँ 2 साल जी, मुझे याद है जी। तो सर बढ़िया चल रहा है सब कुछ सर। तो अनिर्बान जी कहाँ से हैं? आप कलकत्ता से हैं, कहीं और से हैं? बंगाल में कहाँ से हैं? नहीं सर, मैं बंगाल का मतलब सिलीगुड़ी के आसपास से रायगंज नाम का एक टाउन है, उधर से हूँ। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो अनिर्बान जी कैसे अनुभव रहा आपका, बाजार में कैसे आगमन हुआ? सर बाजार में सर 2008 से था सर, लेकिन उतना नहीं मतलब एक्टिव नहीं था। थोड़ा बहुत करते थे, थोड़ा बहुत नहीं करते थे। लेकिन 2020 के दिसंबर में आपके क्लास लेने के बाद कुछ टाइम लगा मुझे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, उसके चलते टाइम नहीं मिलता। तो वो जॉब करने से करके थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ये सब सीखा। इस सीखने में 2 साल लग गए सर, लगभग 2 साल लग गए। लेकिन 2022 के मिडिल से अभी तक का जर्नी बहुत बढ़िया रहा सर। जितना मेरा छोटा सा एक फंड है उसको मैंने 400 मतलब 4 गुना सर कर दिया इस टाइम पे, और खुद ही डिसीजन लेता हूँ। और सर आपके तो चल रहा है अदालत, वहाँ पे तो सर हर वक्त हम लोग को सब सीखने को मिलता ही है, तो बहुत बढ़िया रहा सर। तो सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, ये जो ट्रेडिंग है सर, ये हाँ ये सर बहुत बढ़िया एक बिजनेस है। मुझे लग रहा है इससे मतलब इससे शानदार बिजनेस और कुछ नहीं है, मुझे जो लगता है सर। क्योंकि सर आप खुद ही डिसीजन लेते हो, कोई किसी पे निर्भर नहीं। आपका अगर आप स्टॉक बेच देते हो सर तो 1 दिन के 2 दिन के बाद ही वो अकाउंट में आ जाता है, किसी से कुछ लफड़ा नहीं, कुछ नहीं सर। ये बहुत बढ़िया बिजनेस है सर। बहुत सही आपने कहा, बहुत काम की बात कही। तो देखिए आमतौर पर हम लोग कई बातें करते हैं, लोग शेयर बाजार के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जो अनिर्बान जी ने कहा, अनिर्बान जी देखिए एक धीरे धीरे करके प्रोफेशनल हो रहे हैं, समझ रहे हैं इसको बहुत समय से बाजार में।
तो इनका क्या अनुभव रहा है कि भाई जो चीजें हम सोचते हैं, बाजार की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है कि यहाँ पर सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आपको दिख रहा है कि भाई मेरे खाते में इतना पैसा है, इतने रुपए के शेयर्स हैं, उसका भी बाजार भाव क्या है। आपको जो पैसे की जरूरत है, आप शेयर बेचते हैं, आप तुरंत आपके खाते में वो शेयर आ जाता है, और यानी कि जब आप शेयर बेचेंगे उसी दिन आपके खाते में उसका कैश आ जाएगा, यानी कि आप जैसे बेचेंगे वैसे ही पैसा आपके पास आने लगेगा। उसी तरह से जैसे आपने शेयर खरीदा तो वो भी आपके खाते में तुरंत आ जाएगा। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह का काम हो रहा है जो कि बाकी किसी भी और धंधे में नहीं है। आप कोई भी और बिजनेस करेंगे तो वहां क्या है कि आपको क्रेडिट देना पड़ता है, लोगों पर विश्वास करना पड़ता है, कभी पैसे समय से आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो हर प्रकार की मजबूरियां होती हैं। इस बाजार के अपने रिस्क हैं, ऐसा नहीं कि रिस्क फ्री बिजनेस है, इसमें बहुत रिस्क हैं, लेकिन अलग प्रकार के रिस्क हैं। आपके पास कंट्रोल पूरा रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अनिर्बान जी इसकी ओर इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ आपसे सर। तो अनिर्बान जी आप ये बताइए, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपने उतार चढ़ाव देखे बहुत समय से बाजार में, आपको कोई एक ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, जब मैंने शुरू किया था ये नहीं पता था मुझे, आज मुझे ये चीज पता है और ये चीज जो है बहुत बड़ा असर डाल रही है आपके रिजल्ट्स पर, कुछ ऐसा हुआ है आपकी ट्रेडिंग में? सर बहुत सारे चेंजेस हुए सर। एक समय सर मैं थोड़ा बहुत ऑप्शन कर लेता था उस समय, तो मुझे चार्ट के बारे में उतना पता भी नहीं था। तो मैं क्या करता जी था, आप लोग हंसोगे इस बात को सुन के, कि मैं मेरे लड़के जी को जाके बोल देता था ये स्टॉक अगर बढ़ेगा, माने मतलब 10 मिनट में बढ़ेगा क्या। ऑप्शन जो होता है उस समय निफ्टी बैंक निफ्टी थर्सडे को एक्सपायरी होता था उस समय। तो मैं जी चार्ट तो जानता भी नहीं था, टीवी पे जो कॉल देते थे उस पे काम करता था। लेकिन अभी सर ऑप्शन में थोड़ा सा दूर हूँ, जो करता हूँ सोच समझ के। लेकिन इन्वेस्टिंग जो करता हूँ सर चार्ट देख के, तो मुझे तो मतलब विश्वास ही नहीं होता ये इतना ये स्टॉक यहाँ से इतना बढ़ सकता है। ये तो मुझे मैंने विश्वास ही नहीं हो रहा है सर। मेरे पास सर इरीडा बहुत था, बड़ी बात मैंने है। आईपीओ भी लिया था हाँ, जी सर, आईपीओ भी लिया था, फिर मैंने ऐड किया और उस समय दाम था 50 रुपए। वो स्टॉक आज भी मेरे पोर्टफोलियो में है, तो बहुत सारा क्वांटिटी है। वो जब आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उसका भाव अभी 260 के आसपास है, 5 गुना हो गया लगभग 1 साल के नीचे। तो इससे बढ़िया तो सर कुछ बिजनेस ही नहीं है वर्ल्ड में। इतना जल्दी कैसीनो से भी पैसा बन सकता है, लेकिन वो जा भी सकता है। इधर भी थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन सर ये मतलब शानदार बिजनेस है, शानदार सर, हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी एकदम बात है। और टॉप में सबसे है अच्छी सर। बात जो बार बार अनिर्बान जी कह रहे हैं, और इस पर ध्यान दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए दिस इज अ बिजनेस, बार बार इसकी तुलना एक व्यापार से कर रहे हैं। तो ये देखिए कई बार क्या होता है कि लोग इस व्यापार में आते हैं, ट्रेडिंग शुरू करते हैं, इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, लेकिन कभी भी उसको एक प्रोफेशनल की तरह नहीं सोचते हैं, उसको एक बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचते हैं। हमेशा हमारा ये रहता है कि चलो भाग्य आजमा करके देखते हैं, अपना देखते हैं, थोड़ा पैसा लगा करके देखते हैं कि शायद कोई रिटर्न आ जाए, या सब कमा रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत खाता खोल के थोड़ा बहुत हम भी हाथ पाँव मारते हैं। कि ये आप कर सकते हैं, शुरुआत में सभी लोग ऐसे ही आते हैं बाजार में, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू शुड मैच्योर इनटू अ बिजनेस पर्सन। तो ये एक व्यापार है, काम है, जैसे बाकी चीजें हैं वैसा ये काम है। इसको पूरी तरह से आपको अपनाना है, इसमें टाइम देना है, मेहनत करनी है। जैसा हम वार्निंग में सुबह शुरू में पढ़ते हैं कि भाई आपको सबसे पहले सारी जानकारी हासिल करनी, और ये पूरा एक काम है। अगर आप सुनी सुनाई बातों पर, किसी के भी कहे पर ऐसे ही निवेश कर देंगे, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो ऐसे ही है। अगर आपको सीरियसली ये काम करना है तो इसमें आपको समय देना है, इसको पढ़ना है, इसके बारे में सारी जानकारी हासिल करनी है, और उसके बाद अपने रिस्क को समझना है, अपने आप को समझना है। भाई देखिए कई बार क्या होता है, हम देखते हैं अच्छा फला फला व्यक्ति ये कर रहा है, मैं भी चलो यही कर देता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि उसका रिस्क एपिटाइट बिल्कुल अलग हो, आपका रिस्क एपिटाइट अलग हो, हल्का सा नुकसान हो सकता है, आपको बिल्कुल मजबूर कर दे। हो सकता है कि उनकी नुकसान बर्दाश्त करने की क्षमता बिल्कुल अलग हो। तो किसी को भी देखकर प्रभावित नहीं होना है, आपको अपना निर्णय स्वयं करना है, रिस्क अपने हिसाब से लेना है, और इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अनिर्बान जी ने आज बताई, कि इसको एक बिजनेस अप्रोच देखिए और बिजनेस की तरह इसको देखिए, तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा असर आपके दृष्टिकोण में पड़ेगा। और जब आप इसको बिजनेस समझने लगेंगे, आपकी अपेक्षाएं बदल जाएंगी। अभी आप सोचते हैं कि हमें तो इसी महीने पैसे वाला बनना है, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको पता है कि बिजनेस को जमाने में समय लगता है, थोड़ा निवेश घर से करना पड़ता है, संघर्ष होता है शुरू में, और तब जाकर वो बिजनेस आपको जीवन पर्यंत रिटर्न देता है। तो इसी उद्देश्य से आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना है, दिस इज अ बिजनेस। और आज अनिर्बान जी ने जो बात कही कि देयर इज नो बिजनेस लाइक द स्टॉक मार्केट, तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं पूरी तरह से 100% सहमत हूँ कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहाँ इतनी लिक्विडिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, कंप्लीट कंट्रोल है, आपको किसी की जरूरत नहीं, कोई सरकारी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, किसी से आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, कोई सिफारिश नहीं लगती है। ये कंप्लीटली मेरिट का बिजनेस है। अगर आप में चार्ट देखने की क्षमता है, आप ठीक से निवेश कर पाते हैं, आप अपना रिस्क समझते हैं, तो आप रिटर्न कमाते हैं। तो अनिर्बान जी आपने बहुत लोगों को प्रेरित किया होगा, मुझे लगता है बहुत से लोग हैं जो कई बार इस तरह नहीं सोचते हैं, लेकिन आपको देखकर इस तरह से सोच पा रहे हैं। तो अनिर्बान जी आगे क्या योजनाएं आपकी, अब ये बताइए कि इस बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाएंगे आप? सर अभी तो सर वीकली मंथली चार्ट देख रहा हूँ सर, और इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो जो स्टॉक्स थोड़ा बहुत, अगर स्टॉक्स में अगर मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा तो मैं तुरंत काट देता हूँ, और जो बढ़ रहा है उसको सर रख रहा हूँ। ऐसे चल रहा है सर, सभी आपका ही मॉडल है सर, वही फॉलो कर रहा हूँ हम लोग, अलग कुछ नहीं कर रहे हैं सर।
और सर बहुत बढ़िया, जो जॉब कर रहे हैं सर, ये और 4 साल 5 साल करूँगा, उसके बाद उसको छोड़ने के पूरा पूरा प्लान है सर। बहुत क्योंकि जो शानदार। मीडिया है तो ये ईश्वर सर करे अनिर्बान जी जी। वो सर अलादीन का जो चिराग होता है ना सर, वैसा ही कुछ हम लोगों को मिल हम्म। गया। मतलब जो इस लाइन में है, अरे वो समझ सकता है, जी, और जो सीरियस हो वही इसमें बहुत सारा पैसा बना सकते हैं सर। ये एकदम प्रूव हो गया सर। हम लोग सुनते थे आप लोगों से, आप लोगों को देखते हम लोग इंस्पायर्ड हुए, लेकिन जब हम लोग खुद कमाना शुरू किए और इतना सारा पैसा इतना शॉर्ट पीरियड में आ गया, इसमें मार्केट का भी बहुत सारा क्रेडिट है। हम लोग जी। उतना बेयर मार्केट इसमें एक्सपेक्ट नहीं पूरा किए थे, श्रेय बाजार को देना लेकिन चाहिए, कोई बाजार इतना अच्छा रहा यस तो इस वजह से पैसा बना। पर बहुत अच्छी आपने यस मेहनत की है अनिर्बान जी, और ईश्वर आपको जरूर सफलता दे। ये हम सबकी शुभकामनाएं आपके लिए। तो बहुत मजा आया बात करके आपसे। तो ये हमारे अनिर्बान जी हैं और मेहनत कर रहे हैं और इसको एक बिजनेस की तरह चलाने में प्रयासरत हैं, तो बड़ी बात है। और सारे रिस्क को ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। तो ये अनिर्बान जी का विचार है। कुछ कहना चाहते हैं शायद अनिर्बान जी, एक बार दोबारा उनको लेते हैं। हाँ, कुछ बोल हाँ रहे थे सर, अनिर्बान एक जी सर, आप? हाँ सर, हाँ प्लीज प्लीज। मैंने तो आपसे सीखा सर, और कुछ बुक्स भी पढ़ी जी थी उस समय। तो मुझे जी पता जी चला कि वो जो वॉल्यूम है, ये सबसे सबसे घातक एक टूल्स है हम लोगों के लिए। जो हाँ शेयर हम लोग को जी। बाय करना है, सेल करना है। तो मैं कभी-कभी देखता हूँ सर, कुछ चार्ट में सेम वॉल्यूम है, सेम ब्रेकआउट है, सेम रेंज ब्रेकआउट है, फिर भी कुछ जी स्टॉक्स इतना ज़्यादा तेज़ी से भागता है, और कुछ स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वो रिटेस्ट करता है, फिर नीचे चला जाता है। राइट। ये क्यों हो रहा है सर? मतलब ये कैसे हो रहा है? अरे बड़ा अच्छा अगर एक ही सवाल चार्ट आपने हम किया लोग सब अनिर्बान जी। देखेंगे। और आपने जो सवाल किया, इससे मुझे एक मौका मिल गया ये बताने का कि ज्ञानशाला हो रही है। और ये ज्ञानशाला रविवार को होने वाली है। और इस ज्ञानशाला का विषय यही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा आपने कहा। तो ज्ञानशाला जो है सभी के लिए खुली है। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस ज्ञानशाला में तो जरूर आइए। और इस ज्ञानशाला की पूरी जानकारी पहले भी मैं अदालत में दे चुका हूँ। ये है लिंक इसका, तो इस पर जाकर आप रजिस्टर करा सकते हैं। ये रविवार को होने जा रही है। तो रविवार को 2 बजे लगेगी तीसरी ज्ञानशाला, जिसमें फोकस वॉल्यूम पर होगा। और सवाल जो भी अनिर्बान जी ने किया, इस सवाल का भी जवाब आपको मिलेगा कि वॉल्यूम मान लीजिए 2 चार्ट्स पर एक से दिख रहे हैं, एक बड़ी तेजी से बढ़ जाता है, दूसरा नहीं बढ़ पाता है, तो इसके पीछे की वजह क्या है और कैसे वॉल्यूम को पढ़ा जाता है। क्या वॉल्यूम हमेशा कुछ ऐसा बताता है जो मूल्यवान हो, या कई बार वॉल्यूम को इग्नोर करके चलना चाहिए? ओपन इंटरेस्ट की क्या भूमिका है, ये सारी चीजें आपको इस ज्ञानशाला में पता लगेंगी। और ये होने वाली है रविवार को 4 बजे। तो बिना 2 बजे माफ कीजिए, तो समय गवाए तुरंत इस ज्ञानशाला में रजिस्टर करा लीजिए। तो अनिर्बान जी, आपने मुझे एक मौका दिया ज्ञानशाला के बारे में बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी ज्ञानशाला में हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो यस मच। सर, ख्याल यस रखिए सर, अपना। डेफिनिटली धन्यवाद। सर, तो ये सर, हमारे थैंक यू सर। अनिर्बान जी जिन्होंने अभी भी वॉल्यूम पर एक सवाल किया। और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार अंडर यूटिलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। लोग इसकी चर्चा कम करते हैं, इसको कम तरजीह देते हैं, लेकिन वॉल्यूम कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हाउ यू लुक एट चार्ट्स। तो इसलिए वॉल्यूम को जरूर देखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि वॉल्यूम प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस को एक बार फिर से आप प्राइस में कई बार बहुत सारे और प्रेशर्स होते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है वो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो वॉल्यूम को कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगामी सत्र में, जो कि होने वाला है रविवार को 2 बजे। और इसका फोकस रहेगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम के आधार पर कैसे आप ट्रेडिंग के निर्णय लेते हैं। तो चलिए, बहुत मजा आया बात करके अनिर्बान जी से, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा की बात की, किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की, कैसे उन्होंने एक व्यापार बनाया, ट्रेडिंग का बिजनेस बनाया, इन्वेस्टिंग का, और बड़ा गजब का उनको रिटर्न आ रहा है। और उसके लिए कुछ हद तक बाजार को श्रेय जाता है, लेकिन ही उनकी मेहनत को भी जाता है, उनकी लगन को, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। तो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, तो ये बातें हुई और कई सारी और चीजों पर चर्चा हम लोग करेंगे। अच्छा, एक सवाल, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल किसी ने पूछा है कि भाई जो अभी अनिर्बान जी ने सवाल किया था, ये किसने पूछा है, ये हमारे विजेंद्र कुमार साहब पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो अभी अनिर्बान जी ने सवाल किया था उसका उत्तर आपने नहीं दिया। भाई देखिए, उत्तर उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल है, तो इसके लिए सही मंच हमारी वो ज्ञानशाला है। लेकिन फिर भी आपके, क्योंकि आपने पूछ लिया है तो फिर मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है, वॉल्यूम इज वेरी पावरफुल, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कलर टू वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम किस वजह से हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है, किस प्रकार का ब्रेकआउट है, तमाम चीजों को आपको देखना पड़ता है। वॉल्यूम अपने आप में कुछ नहीं बताता। आप सोचिए, वॉल्यूम अपने आप में क्या बता रहा है? कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है। तो ऐसे देखिए, वॉल्यूम से कुछ पता नहीं लगता है। जब आप वॉल्यूम को प्राइस के साथ जोड़ते हैं, तब वॉल्यूम के असली मायने सामने आते हैं। तो वॉल्यूम को देखना कैसे चाहिए, इसके विषय में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और आने वाले समय पर इसमें एक वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगा। पहले भी मैंने कहा है कि हम लोग वॉल्यूम पर एक वीडियो लाएंगे, तो बहुत जल्द उसकी भी तैयारियां शुरू हो गई, और वो वॉल्यूम का वीडियो भी आपके लिए मैं अवश्य लेकर के आऊंगा, उसकी बात करेंगे। चलिए, अब इसके बाद एक सवाल है, अभिषेक दास साहब का सवाल है, और वो पूछ रहे हैं, कई सारे और लोगों के सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारे कौन है, ये राजेश पाल साहब है, वो लिख रहे हैं कि सर संडे को मैं बाहर जा रहा हूँ
वापस आऊंगा, लेकिन ज्ञानशाला ज्वाइन करना चाहता हूं, तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और आप टीम से संपर्क कीजिए। राजेश जी, आपकी समस्या का हल कोई ना कोई वो खोज निकालेंगे, तो जरूर ज्ञानशाला का हिस्सा बनिए। ठीक है। अच्छा, एक ये सवाल है कि हाँ, स्टॉक्स ट्रेडिंग वाले साहब पूछ रहे हैं कि सर आपके पीछे जो वॉल है उस पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान बट नेवर चेंज द गोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये ट्रेडिंग में भी बहुत कारगर चीज है कि कई बार क्या होता है कि हम जो योजना बनाते हैं वो सफल नहीं होती है, तो हम अपने उद्देश्य को ही बदल देते हैं। उद्देश्य मत बदलिए, योजनाएं बदलिए, वहां तक पहुंचने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बदल दीजिए, लेकिन लक्ष्य को मत बदलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पीछे लिखी है दीवार पर, और इस पर ध्यान गया हमारे स्टॉक्स ट्रेडिंग का। अच्छा, इसके अलावा और बहुत से सवाल आ रहे हैं। चलिए, एक सवाल आया है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक हमारे अरविंद बाली साहब हैं, और इनका सवाल मैं ले लेता हूं। इनका सवाल है, अरविंद जी का सवाल है, हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट्स। भाई देखिए, काफी सुगम हो गया है विदेशों में निवेश कर पाना बाली साहब। पहले एक समय था, बड़ा मुश्किल काम था, और हमारे देश में इसकी इजाजत नहीं मिलती थी, हर तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब दिस हैज बिकम एन एवरीडे थिंग, तो सभी लोग निवेश कर रहे हैं, सबके लिए सुविधाएं हैं, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसी भी ब्रोकर के यहाँ खाता खोलिए और आप वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि कुछ प्रकार की ट्रेडिंग आपके लिए अवेलेबल नहीं है, या कॉस्ट बहुत हाई है, यानी कि ब्रोकरेज कॉस्ट जो चुकानी पड़ती है वो ज्यादा पड़ती है। लेकिन आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पर एक सीमा है, जो मिनिमम मैक्सिमम आप पैसा भारत से ले जा सकते हैं विदेशी मुद्रा में, उस पर एक सीमा लगी हुई है। तो आप उतना पैसा विदेश में निवेश कर सकते हैं, जो उससे मुनाफा अर्जित होगा वो आपको भारत में लाना पड़ेगा, और फिर उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल आसानी से आप ये काम कर सकते हैं, और कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसे पूरी इंडस्ट्री सेगमेंट्स हैं जिनसे जुड़ी कंपनियां हमारे बाजारों में लिस्टेड नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि उस तेजी का, उस मोमेंटम का आप हिस्सा बने, उस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करें, तो उसका एक जरिया ये है कि आप विदेशों में जाकर वहां निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि यूएस मार्केट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं।